आज आप लोग क्या अपेक्षा कर रहे हैं? तो गंगा जी ने निमंत्रण दिया, मेरे लिए जरूरी प्रतीक्षित अवसर था। उनके अनुवाद का जो संदर्भ है उसमें समाज विज्ञान का पक्ष अत्यंत अपेक्षित है और हमारी जो पढ़ाई हुई है पिछले आधी शताब्दी उसमें हमको ये मालूम है कि भारतीय और वैश्विक समाज विज्ञान में मूल साहित्य अंग्रेजी में कम रचा गया, लेकिन अनुवाद की प्रक्रिया इतनी प्रबल थी कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, लैटिन अमेरिका और कुछ मायने में एशिया के जो विचारक थे, सिद्धांतकार थे, उनसे अंग्रेजी भाषी लोगों की दुनिया लगभग खत्म हो गई। इसमें कमाल अनुवाद प्रक्रिया और अनुवाद की केंद्रीयता का। भारत में समाज विज्ञान का विमर्श भारत की इतनी समृद्ध भाषा परंपराओं के बावजूद अंग्रेजी नहीं सीखे। हम उस पीढ़ी के हैं जिसको आप संक्रमण की पीढ़ी कहेंगे, कि हम लोग आज़ादी के बाद पैदा हुए और आज़ादी के 2 दशकों में हम लोगों की करुणाई आई, फिर हम लोग प्रभावशाली विद्यार्थी बने और उस समय भाषा का संकट अपने चरम पर था। ऐसा आत्मविश्वास विहीन नेतृत्व था तो भाषा की तरफ देखना ही नहीं चाहता। जबकि भारतीय राजनीति का नवनिर्माण करते समय भाषावार राज्यों की रचना एक बड़ा विवादित प्रसंग था और फिर विदेशी भाषाओं की जीत हुई थी और मद्रास प्रेसिडेंसी में से तमिलनाडु, मलयालम की केरल, कन्नड़ की कर्नाटक, तेलुगु की आंध्र प्रदेश की नई राज्य व्यवस्था बनी। उड़िया, पंजाबी, बंगाली, हरियाणवी, मैथिल इन भाषाओं का एक तरह से स्वीकार हुआ और साहित्य अकेडमी और नेशनल बुक ट्रस्ट ये 2 मंच बने जिन्होंने अनुवाद के जरिए देश की भाषाओं की निकटता बढ़ी। उसके बावजूद जैसा अब्दुल्ला साहब मीना जी कह रहे थे, न्यायालय की भाषा अंग्रेजी, विधानमंडल की भाषा अंग्रेजी, प्रशासन की भाषा अंग्रेजी। तो एक अजीब किस्म का विरोधाभास, एक अजीब किस्म का संकट, एक अजीब किस्म का ढोंग जो आपकी पीढ़ी को कबूल नहीं होगा, हमारी पीढ़ी को तो कतई कबूल नहीं होगा। हम लोगों की पीढ़ी के समय में एक आंदोलन था, इसके 3 नाम रखे गए। उसने उसको भाषा आंदोलन कहा, उसने उसको हिंदी आंदोलन कहा, उसने उसको अंग्रेजी हटाओ आंदोलन कहा। लेकिन इन तीनों संज्ञाओं के बावजूद उस पीढ़ी के मन में भारतीय भाषाओं के प्रति एक अलग तरह का सम्मान भाव, अपनत्व का भाव और जिम्मेदारी का भाव है। मैं खुद इस प्रक्रिया से गुजरा। मैं जब JNU आया तो उसके पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में विवाद हो चुका था 60 के आखिरी वर्षों में। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी के बाद में बड़े पत्रकार हुए, अभी गुजरे, वो यहाँ के विद्यार्थी थे। उन्होंने अपना शोध निबंध हिंदी में लिखा, अफगानिस्तान की विदेश नीति को लेकर, और उसको स्वीकार कराने में उनको एड़ी चोटी जोड़ लगाना पड़ा। लेकिन सौभाग्य से उनके उस समय संसद में कांग्रेस समेत जितने दल थे सबके प्रवक्ता और नायकों ने वेद प्रताप वैदिक के इस अधिकार की रक्षा की। उनका हिंदी का थीसिस मंजूर हुआ। मुझे लगा कि वैदिक जी ने रास्ता बना दिया, उस पर हम भी चलेंगे। मैं जब आया तो आपके आने के पहले यहाँ पर MPhil की पढ़ाई होती थी। MA, MPhil, PhD 3 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। MA तो हमने बनारस से किया था और वहाँ पर 2 भाषाओं में उत्तर लिख सकते थे। केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते अंग्रेजी लिख सकते थे या हिंदी में। क्योंकि हम लोग अंग्रेजी हटाओ आंदोलन की पीढ़ी के थे तो हम लोगों ने हिंदी में उत्तर लिखा और ये निश्चित था कि हिंदी में लिखने पर आपके नंबर कम आएंगे। मेरा सौभाग्य था कि उस सब के बावजूद नंबर अच्छे आए, बल्कि बहुत अच्छे आए, सबसे अच्छे। मैं JNU आ गया। JNU में मेरे मन में जो छिपी इच्छा थी वो छिपाए रखा मैंने जब तक हमारा कोर्स हो जाता है। कोर्स अपने सब करने पर अंग्रेजी में करना था। एक शिक्षक भोजपुरी इलाके के थे, बस्ती के, एक शिक्षक पटना के थे,
एक शिक्षक पर मलयालम क्षेत्र के थे, केरल के, तमिलनाडु में मैसूर के थे कन्नड़, 2 कन्नड़ थे, एक राजस्थान के थे। इनकी सारी पढ़ाई अंग्रेजी में। जब थीसिस लिखने का समय आया, शोध प्रबंध एमफिल का, तो मैंने बहुत विनम्रता से कहा कि मैं इस विषय पर काम करना चाहता हूँ, तो काम मंजूर हो गया। फिर मैंने दिल्ली को झोले से बाहर निकाला, मेरा हमको हिंदी में लिखना है। एकदम जैसे बम फट गया। मेरी काउंसलिंग शुरू हुई कि आपकी ये हिंदी की थीसिस किस काम की हुई, कौन पढ़ेगा? इसके लिए तो मैं लिख लेता हूँ, एक तो मर्यादा है कि थीसिस लिखनी है, प्रोग्राम होना चाहिए, कुछ इस तरह होना चाहिए, इसलिए मैं उसको लिखूँगा। लेकिन भाषा उसकी हिंदी होगी। और अभी पीएचडी की इजाज़त मिल चुकी है, तो फिर तो उससे छोटी डिग्री है। बहुत विवाद हुआ, लेकिन उस समय के जो शिक्षा नायक थे, कुलपति थे, दूरदर्शी लोग थे, उन्होंने कहा ये परेशानी का कारण बनेगा। और मैं तो जेएनयू का प्रेसिडेंट भी हो गया, एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ गया। जेएनयू से उस समय टकराना मुश्किल था, आज तो सिर्फ वोट दीजिए पे भी आपको कोई डर नहीं है। मैंने हिंदी में अपनी थीसिस लिखी, लेकिन वो पहली और आखिरी थीसिस हमारे जवाब की। क्यों ऐसा? और जब मैं अमेरिका गया पीएचडी करने के लिए, तो वहाँ पर एक प्रक्रिया है, अगर आपने एमए के स्तर का निबंध लिखा है, तो आपको 1 साल का कोर्स वर्क से छुट्टी मिल जाती है। यानी आप 4 साल की बजाय 3 साल में कोर्स वर्क खत्म कर सकते हैं। हमने कहा कि हमने तो एमफिल की थीसिस लिखी है, तो उन्होंने कहा लाइए। तो हमने थीसिस दी, जिसको कि यहाँ पर A- मिला था। उस समय भी ये समस्या हुई कि गाइड कौन करेगा। तो हमने कहा कि आप में से एक पटना के हैं, एक बस्ती के हैं, आप दोनों हमारे गाइड बनेंगे। आप अगर हिंदी में नहीं इजाज़त देंगे, पटना के और बस्ती के, तो कौन देगा? किसी मलयाली या तमिल या तेलुगु भाषी से तो अपेक्षा नहीं कर सकते। वो इस तर्क से पराजित हुए, कहा चलो ठीक है, लेकिन इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज। वो आप जानिएगा, आपके काम में जानिए, आपकी थीसिस का परीक्षा कौन होगा? तो बाद में हमारे ट्रांसफर हुए प्रोफेसर रामदेव, वो पूना में थे, पोस्ट खास करके उन लोगों ने कुछ परीक्षक बनाया, उन्होंने पढ़ा, तारीफ की अपने रिपोर्ट में। लेकिन शिकागो विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा कि ये तो दूसरी भाषा है, ये तो हमारी भाषा तो अंग्रेजी की है, तो आपने जो थीसिस लिखी है इसका अनुवाद हमको दीजिए। तो डिपार्टमेंट तय करेगा कि ये एमए के समकक्ष है या नहीं। अगर है तो आपको 1 साल की छूट मिलेगी, नहीं है तो आपको एक और थीसिस लिखनी पड़ेगी। मैंने अनुवाद किया, उन्होंने उसको प्रामाणिक माना। लेकिन जब हमने यही बात अपने टीचर प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी को बताया, जो हमारे उस समय विभागाध्यक्ष भी थे, सुपरवाइजर भी थे, वो बहुत खुश हुए। मैंने कहा था तुमसे, तुम सारी जिंदगी इस चीज के लिए पछताओगे, और तुमको लिखना पड़ गया, तुमको एक पॉजिटिव पनिशमेंट मिला है। ठीक है, लेकिन भाषा की सेवा में, अपनी भाषाओं के नव निर्माण में, अपनी भाषाओं को शक्तिशाली बनाने में पीढ़ियों को लगना पड़ता है। जापानी लोगों के साथ यही हुआ था। जापानी मेधावी विद्यार्थियों को चुन चुन करके यूरोप की तरफ, खासकर तो अमेरिका के विश्वविद्यालय में भेजा गया। पढ़ाई उन्होंने अंग्रेजी में की, लेकिन लौट कर उन्होंने जापानी भाषा को सम्मिलित किया, और जो मूल ग्रंथ थे सबका जापानी में अनुवाद हुआ। चीन में ही हुआ, रूस में ही हुआ, जर्मनी में ही हुआ। तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? भारत में इसलिए अभी तक नहीं हुआ कि हम सब लोग जो अवसर जिनको मिला, प्रोफेसर बने, डीन बने, डायरेक्टर बने, वाइस चांसलर बने, शिक्षा मंत्री बने, हमारे 1-2 शिक्षा मंत्री भी बने, और कई विचारों के शिक्षा मंत्री बने, राष्ट्रवादी भी बने, समाजवादी भी बने, नेहरूवादी बने, सावरकरवादी बने। हर एक के सामने एक ही अक्षर प्रश्न था, भाषा के सवाल पर अभी नहीं, बाद में कुछ किया था। और गांधी जी का ये दावा था, ये ऐलान था कि अगर एक दिन के लिए मुझे तानाशाह बनाया गया तो मैं पहली कलम से अंग्रेजी की सार्वजनिक जीवन में जो केंद्रीयता उसको समाप्त करूँ। ये तो राष्ट्रीय आंदोलन का संकल्प था, और वो संकल्प शुभ था। लेकिन जैसा मेरा साहब मीना जी ने बताया, हम लोगों को जब खुद अपना मौलिक शोध करना पड़ा, तो उसमें अंग्रेजी में न हो, दुराग्रह नहीं था, लेकिन उड़िया में और हिंदी में कोई गरीबी की भाषा तो उड़िया और हिंदी है, और भाषाएं जो इस इलाके को तो बीमारी ही कहा, तो उस पर कोई शोध हो रहा है, रपट बन रही है, उसमें नहीं हो रहा, कैसे काम करेगा? हमारे आपके सौभाग्य से अब राष्ट्रीय और राजनीति और राज्य की राजनीति में
नेतृत्व भी ऐसा हो गया जो देशज है, देशी भाषाओं का। वो चाहे भी तो अंग्रेजी को अपने माथे पर नहीं रखते, उनको अंग्रेजी आती ही नहीं। वो अपने बच्चों को जरूर अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, वो भी पढ़ाई छोड़ छोड़ के भागते हैं, लेकिन बिहार में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, बंगाल में, कोई विद्यार्थी बंगाल के हैं, ममता बनर्जी कितनी प्रभावशाली वक्ता है, लेकिन किस भाषा में? जैसे ही वो बांग्ला से अंग्रेजी में उतरती हैं, उनकी मर्यादा, उनकी सीमा पता चल जाती है। हमारे एक परिचित हैं, मुख्यमंत्री थे बड़े राज्य के, उन्होंने तो अंग्रेजी बोलने के मजाक का एक तरीका बना दिया था। लोकसभा में जब वो बोलते थे तो पहले तो हिंदी बोल लेते, अपनी बातें फिर कहते थे स्पीकर महोदय अब मैं जरा अंग्रेजी में भी कुछ बोलने का मैं चाहता हूँ, फिर अंग्रेजी की ऐसी की तैसी कर देते थे, जिससे कि और अंग्रेजी बोलने वाले अपने अंग्रेजी का अहंकार न करें। आज जो समस्या है सामाजिक विज्ञान के अनुवाद की चुनौती, इसमें शुभ पक्ष ये है, जैसा मैंने कहा कि अंग्रेजी भाषा में समाज विज्ञान का बहुत जबरदस्त ज्ञान प्रसार हुआ है। लेकिन जो 4 मूल सामाजिक चिंतक माने गए समाजशास्त्र में, वो तब समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास अलग अलग नहीं होता था, तो जिसको आप अंतर्वैषयिक अध्ययन करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी स्कॉलरशिप, उसका जमाना था। एक बहुत बड़ा नाम था ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे फ्रेंच थे, वो अंग्रेजी में एक लाइन उन्होंने नहीं लिखी थी, इनको हम लोग समाजशास्त्र पिता कहते हैं, ऑगस्ट कॉम्टे। फिर दूसरे हैं इमाइल दुर्खीम, उन्होंने सामाजिक संगठन, धर्म, राजनीति, परिवर्तन, विचलनकारी आचरण, इन सब चीजों पर मौलिक अध्ययन किया, इतना अच्छा अध्ययन किया कि आज में उनके सिद्धांत सर्वमान्य हैं। लेकिन इमाइल दुर्खीम ने फ्रांसीसी में लिखा, फ्रेंच में लिखा। कार्ल मार्क्स का सारा अध्ययन जर्मन में, अनुवाद होता रहा अंग्रेजी में, ऐसा लगा नहीं कि, लेकिन उनकी मूल भाषा जर्मन थी। उनके नोट्स को पिछले दिनों, आज से 2 दशक पहले छापा गया, ग्रूनरिसे जर्मन में लिखी नोट्स थे, उसको छापा गया। दास कैपिटल उन्होंने जर्मन में लिखा था, उसको अंग्रेजी में छापा गया। फिर मैक्स वेबर, समाजशास्त्र के आदि पुरुषों में मैक्स वेबर बहुत बड़ा नाम है, वो जर्मनी के प्रोफेसर थे, जर्मन में लिखा था, लेकिन अमरीकियों ने उनका अनुवाद किया, प्रामाणिक अनुवाद किया। अनुवाद की अपनी समस्याएं जरूर हैं, उसकी शब्दावली की समस्या है, प्रामाणिकता की समस्या है, स्थिरता की समस्या है, और अनुवाद के कई स्रोत होते हैं। एक अनुवाद भाषा का लोक करता है और एक अनुवाद शास्त्र करता है। जो लोक वाला अनुवाद है वो धीरे धीरे जबान पर चढ़ता चला जाता है, जैसे बम्बईया हिंदी, अपन को आने का आमची, जाने क्या क्या शब्द कहाँ से ला करके, लेकिन वो अभिव्यक्ति हो जाती है। और शास्त्र का अनुवाद मजाक शुरू में हुआ, आज से 30-40 साल पहले जब हिंदी का कुछ आग्रह हुआ तो कुछ हिंदी विरोधियों ने कहा देखिए क्या अनुवाद होगा, रेल की डिब्बे का, रेल की पट्टी का, लौ पथ ब्राह्मणी कर करके, तो पता ही नहीं चलेगा कि बिहारी कविता पढ़ रहे हैं कि रेलगाड़ी का वर्णन आ रहा है। तो धीरे धीरे हमने लोक और शास्त्र के बीच में कुछ समझौते किए और कुछ शब्दावली आयोग बनाए गए प्रामाणिक शब्दों के लिए। जैसा सरकारी काम में होता है, वो आयोग की जो शब्दकोश बने, वो नागरिक प्रचारणी सभा से लेकर शिक्षा मंत्रालय तक तो धूप खाते रहे, लेकिन लड़कों की जबान पर, लड़कियों की जबान पर उनकी कलम पर चढ़ नहीं पाए। इसलिए जो वो प्रयास हुआ अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के प्रत्युत्तर में, खासतौर पर हिंदी और अन्य भाषाओं के साथ अनुवाद के संबंध को मजबूत करने के लिए, वो प्रामाणिक तो हुआ, शास्त्रीय भी हुआ, लेकिन लोक सम्मत नहीं हुआ। विश्वविद्यालय में उसका प्रवेश नहीं हुआ। इसलिए मुझे इस बात की बहुत खुशी है, भारतीय भाषा संस्थान में अनुवाद के बारे में एक पूरा व्यवस्थित अध्ययन अध्यापन शुरू हुआ। ये सही बात है कि आपके पास कुल 2 ही हैं, ये दोनों तपस्वी हैं, ये हठयोगी हैं। कोई और होता, मैं की जगह होता तो मैं कहता यार कोई और कविता पर शेयर है, समीक्षा में शेयर है, गद्य में शेयर है, कहानी में शेयर, कहाँ झंझट में पढ़ रहे अनुवाद। लेकिन 100 किताबें, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, समीक्षा पर एक पढ़ने पर और अनुवाद के बारे में विमर्श दूसरे पढ़ने पर, फिर भी अनुवाद वाला पढ़ना भारी रहेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्योंकि बिना अनुवाद के एक बड़ी खिड़की रखे हुए, बिना अनुवाद का एक बड़ा दरवाजा रखे हुए कोई भाषा समर्थ नहीं हो सकती।
फिर वो कूप मंडूक की भाषा हो गई। लेकिन भाषाएं कुएं की मेढक की भी हो सकती हैं, जैसे हिब्रू भाषा है, उसको इन्होंने श्मशान से उठा करके जीवित किया, इजराइल में जीत करके किया, हिब्रू की जीत है। ऐसे ही उर्दू और हिंदी में जो लिखने, वो अपने कुंवर सिंह या योगेंद्र सिंह को सुनिए हिंदी में, फिर आपको आत्मविश्वास लौटेगा। इसमें भी ज्ञान की भाषा हो सकती है, इसमें भी विमर्श को प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन सब ऐसा नहीं करते। इसमें जोखिम होता है। एक तो जोखिम होता है अपने तथाकथित करियर। जो करियरिस्ट है, जिसकी जिंदगी का एक मकसद है कि पढ़े, डिग्री पाई, नौकरी पाई, फिर लेक्चरर हुए, फिर लीडर हुए, फिर प्रोफेसर हुए, अगर हुआ कुलपति हुए, नहीं तो कुलपति बनने की इच्छा में मर गए। यही हमारे जीवन की पूरी कहानी हो गई। ऐसे लोगों के लिए भाषा का संस्कार करना एक कर्तव्य की तरह से कभी आता नहीं। जो हमारे करियर में ठीक हो वो तो चलेगा, और जो करियर में ठीक नहीं है वो हम नहीं करेंगे। नई लीक बनाना, नई राह बनाना, नई सड़क बनाना, ये विकास की गारंटी है, लेकिन सब बना नहीं पाते। पुरानी लीक पर चलते रहिए या कोल्हू के बैल की तरह चक्कर लगाते रहिए, समय तो बीत ही जाएगा और आपको भी यश अपने से मिलना मिले। तो मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विकास के पैमाने में इस बात को ज्यादा ध्यान देता हूँ कि क्या नया विमर्श शुरू हुआ, किन विषयों में नया अध्ययन शुरू हुआ। जैसे हमारे समाज विज्ञान संकाय में राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र में दर्शन पढ़ाया जाता था, लेकिन उन्होंने पाया कि दर्शन के एक अलग विभाग होना चाहिए, और भी दर्शन का एक नया विभाग बनाया। ऐसे लॉ एंड गवर्नेंस को लेकर के यूरोप में कानून और प्रशासन को लेकर के अलग अध्ययन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके राज्य का निर्माण समाज के समानांतर हुआ है। हमारे यहाँ राज्य का निर्माण कृत्रिम तरीके से हुआ। पहले उन्होंने कब्जा किया, फिर एक राज्य स्थापित किया कॉलोनियलिस्ट, उसके बाद हमने आंदोलन किया, उनको उठा के फेंक दिया, फिर हमने दूसरा ऊपर से लोकतांत्रिक राज्य बनाया। लेकिन राज्य का जो विमर्श है, कानून की जो भूमिका है, आरक्षण का कानून, महिलाओं के सशक्तिकरण का कानून, मनरेगा का कानून, ये सब समाज के परिवर्तन की पहल है। यूरोप में कानून बाद में बने, आचरण पहले हुआ। तो ये जो परिवर्तन का दूसरा दो तरीका है, दो स्वरूप है, इसमें एक अलग विभाग होना चाहिए। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में लॉ एंड गवर्नेंस का एक नया डिपार्टमेंट बनाया। ऐसे ही अर्थशास्त्र विभाग में उन्होंने श्रम अर्थशास्त्र, लेबर इकोनॉमिक्स का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शुरू से अर्थशास्त्र की पढ़ाई 3 विभागों में होती है। एक तो औपचारिक अर्थशास्त्र विभाग, इकोनॉमिक्स, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन रीजनल डेवलपमेंट में इकोनॉमिक्स का अध्ययन होता है। तो क्षेत्रीय विकास भारत का संकट है, यूरोप का उतना नहीं है, अमेरिका तो कतई नहीं, लेकिन भारत का तो है। क्योंकि औपनिवेशिक काल में हम लोग कुछ पिछड़े इलाके रहे हो गए और कुछ इलाके अगले हो गए। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के विकास की परछाई थी, लेकिन शेष भारत बहुत पिछड़ा था। तो रीजनल डेवलपमेंट एक अलग विषय है अर्थशास्त्र। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियाँ ये अलग विषय। तो 3 विषय एक ही विमर्श में, एक ही अनुशासन में, और उसकी 3 डिग्री में। ऐसे ही अनुवाद को लेकर के मैंने पूछा आपके दोनों आचार्यों से, उन्होंने बताया कि 8-10 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। तो मुझे इस बात का गर्व है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उसमें से एक है। मुझे इस बात की शर्म है कि बाकी इग्नू और वर्धा और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की तुलना में जेएनयू का अनुवाद विभाग साधनहीन है, क्षमताविहीन है। लेकिन ये दोनों जिद्दी लोग हैं, मैं इनको जानता हूँ बहुत जमाने से, इसलिए आप इनके हाथों में सुरक्षित है, इसका तो आपको भरोसा होना चाहिए। लेकिन अब आप क्या ज्ञान हासिल करेंगे, आप क्या करने जा रहे हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। समाज विज्ञान में जो अनुवाद की चुनौतियां हैं, उसको 2 हिस्से में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि आपके सवाल आए। इसमें से 4 चुनौतियां तो सामान्य चुनौतियां, जो भाषा के संसार की चुनौतियां। बहुत अच्छा हुआ कि दोनों आचार्यों ने भाषा का संदर्भ आपके सामने रखा, और भाषा और समाज का जो रिश्ता है, भाषा और इतिहास का जो रिश्ता है, भाषा और भविष्य का जो रिश्ता है, इसको उन्होंने समझाने की कोशिश की। फिर 3 सवाल ऐसे हैं जो समाज विज्ञान के खास सवाल, लेकिन ये जो 4 सामान्य प्रश्न है, सामान्य चुनौतियां अनुवाद के संसार की, उनको जानना जरूरी, तभी समाज विज्ञान की चुनौतियों को हम ठीक से समझ पाएंगे। एक तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भाषा संस्कृति का अंग है। कभी लगता है कि भाषा राजनीति का अंग है, क्योंकि
भारत में भाषा की अपनी राजनीति और राजनीति की अपनी भाषा है, लेकिन भाषा संस्कृति का है। और जो संस्कृति उठ रही है, फैल रही है, जीवंत है, प्रवाहमान है, उसकी भाषा भी वैसी हो। कहते हैं कि हर साल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने जिम्मा ले रखा है कि हर साल अंग्रेजी भाषा का जो शब्द संसार संपन्न हो रहा है, जो नए शब्द आ रहे हैं, उसकी सूची बनाते हैं। 1000-1200 शब्द हर साल अंग्रेजी ग्रहण करते हैं। उसमें गुरु है, कुर्ता है, सितार है, योग है, ये सब भारत से चला गया। अन्य भाषाओं से, रूसी भाषा से, चीनी भाषा से, जापानी भाषा से लोग ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये उठ रही है। ये अंग्रेजी भाषा का इतिहास बहुत ताजा है। मुझे लगता है कि अगर विद्यापति और खुसरो को हम लोग इजाजत दें हिंदी में गिनने की, तो हम लोग अंग्रेजी की छोटी बहन नहीं, बड़ी बहन। अंग्रेजी की शब्दावली के बारे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो शब्दकोश निकालता है, उसमें आप देखेंगे हर शब्द का, उसकी उत्पत्ति का काल भी, कि पहली बार ये शब्द अंग्रेजी भाषा के विमर्श में कब उपयोग हुए, 1760, 1830, 1516, वो खोज करते हैं और उसके आधार पर वो अपने भाषा का संस्कार करते हैं। उससे मिलता जुलता शब्दकोश तो हमारे पास बहुत है, उससे मिलता जुलता कोई शब्दकोश जो भाषा और शब्दों का इतिहास बता सके, तो हमारे पास नहीं है। और जब तक वो नहीं होगा, तब तक हम अपने भाषा के संसार को समझते हैं। तो नंबर एक बात तो ये है अनुवाद की चुनौतियों में, कि भाषा संस्कृति का अंग है। हर संस्कृति में कई भाषाएं होती हैं और हर संस्कृति के उत्थान और पतन की अपनी कहानी होती है। उसका भाषाओं पर कैसे होता है। कभी कभी भाषाएं संस्कृति से स्वतंत्र हो जाती हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा है, ये आंग्ल अमेरिकी संस्कृति से स्वतंत्र हो चुकी है। एक औपनिवेशिक अध्ययन की परंपरा है, जो न अंग्रेजों की बनाई है, ना अंग्रेजों की बनाई है, वो औपनिवेशिक बुद्धिजीवियों की बनाई है, B.S. मैकॉल और B.H. चौधरी की बनाई है। फिर एक पोस्ट कॉलोनियल इंग्लिश लिटरेचर, इसमें ये लोग हैं मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी या गायत्री स्टोवर और लोग हैं जो अनुकूलियत तो कन्नड़ में ज़्यादा लिखा पढ़ाते थे अंग्रेजी। इन अंग्रेजी में जो लिखा जा रहा है अफ्रीका में, दक्षिण एशिया में, पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, उसका अपना एक अलग विन्यास है। तो संस्कृति और भाषा का एक माँ और संतान का संबंध है, एक स्थापना ये हमको ध्यान में रखनी है। दूसरी, भाषा संपदा भी एक चीज होती है। जैसे आपके बैंक के खाते में कितना है, कम होगा तो आपका दिल बैठ जाएगा, अरे हम तो बहुत खरीद रहे हैं, तो कुछ नया खरीद नहीं सकते। एक किताब भी खरीदने के लिए सोचना पड़ेगा 10 बार। अगर बैंक बैलेंस ठीक ठाक है, एक कमीशन का जो बकाया है आपको मिल गया या इनको मिल गया, 35 तारीख से प्रोफेसर बने तो शायद 6 साल 7 साल का बकाया मिलेगा, तो कुछ समय के हम लोग राजा की तरह आचरण करते हैं, ये भी खरीदेंगे, वो भी खरीदेंगे। भाषा की संपदा, ये भाषा किन किन तरीकों से संपन्न हुई है और अभी इसकी क्या स्थिति है, और इसका एक वैज्ञानिक मूल्यांकन करना पड़ता है, तुलनात्मक मूल्यांकन करना पड़ता है। हमारी मातृभाषा है ये, हमको इस पर गर्व है, लेकिन हमारी मातृभाषा अमुक भाषाओं की तुलना में बेहतर है और अमुक भाषाओं की तुलना में, जैसे मलयालम के साथ अगर हम हिंदी की तुलना करें, बंगाली साथ हिंदी की तुलना करें, मराठी साथ हिंदी की तुलना करें, तो हिंदी वालों की तमाम घमंडई के बावजूद कुछ भी विनम्रता के साथ बंगाली की भाषा संपदा, मराठी की भाषा संपदा या मलयालम की भाषा संपदा का सम्मान करना होगा और उसको ग्राह्य तरीके से उसको संबोधित करना पड़ेगा। इसमें साहित्य अकेडमी बहुत काम कर रहे हैं। अभी एक विद्यार्थी ने बताया कि मराठी में 5 लेखकों को उनका अध्ययन कर रहे हैं। मुझे पहली बार अक्कल माशी के बारे में उसे नामवर सिंह हमारे विषय में बोलने के लिए हर साल एक लेक्चर होता है, तो उसी उत्सव का माहौल होता है, क्योंकि उनके साथ उनके श्रोता समाज भी चला करता है। कुछ कम वक्ता होंगे, ये वक्ता भी आ रहा है और श्रोता भी आ रहे हैं, लेकिन नामवर सिंह जी को बुलाना है तो 250-300 की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो नामवर सिंह ने सबसे पहले शरद कुमार निम्बाले की अक्कल माशी हम लोगों को बताई और गोरा के बारे में बताया। कहा कि अगर अक्कल माशी को नहीं समझा, पढ़ा, जाना, तो स्वाधीनोत्तर भारतीय चेतना के निर्माण का व्याकरण आपको नहीं समझ में आएगा। और अगर आपने गोरा नहीं पढ़ा तो भारतीय समाज में परंपरा और आधुनिकता की जो बहस है उसका कखगो भी आपको समझ में नहीं आएगा। एक बंगाली का श्रेष्ठ उपन्यास, अरे मराठी क्या लिखा था,
ऐसे खिड़की दरवाजे खुले रहने से फिर भारत में भी किसी ने कहा ना कि दलित साहित्य मतलब मराठी कलम है, क्योंकि दलित साहित्य जो भारत में हिंदी में लिखा जा रहा है उसमें बहुत सीधा असर मराठी दलित पैंथर आंदोलन का है, बाबा साहब अम्बेडकर का है और लोग का है। तो भाषा संपत्ति, तो इसमें तटस्थता की जरूरत है, अपनत्व की जरूरत नहीं है। जैसे मेरी माँ सबसे खूबसूरत है मेरी माँ, लेकिन मेरी माँ उतनी नहीं पढ़ी है जितनी की माधवी वर्मा पढ़ी थी। मेरी माँ उस तरह की लेखिका नहीं है जैसी माँ श्वेता देवी है। तो तुलना जब हम करेंगे तो हमको एक वास्तविकता का अंदाज लगेगा। तीसरी बात है भाषा का संदर्भ। हर भाषा का अपना संदर्भ होता है, संदर्भ ही भाषा नहीं होती। एक तो भाषा का अस्मिता से कोई रिश्ता है कि नहीं, जैसे उर्दू है, न घर की है न घाट की है। उर्दू को पाकिस्तान की अस्मिता का आधार बनाया पाकिस्तान आंदोलन, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया, खासतौर पर बांग्लादेश के टूटने के बाद, तो वहाँ पंजाबी है, सिंधी है, बलोच है, पख्तून है और इधर बंगाली है। उर्दू का नामलेवा कौन है? उर्दू तो गंगा जमुना के इलाके की भाषा थी। आगरा के आसपास उसका विकास हुआ, अमीर और गालिब और फिराक और जावेद अख्तर तक इन्होंने सब विन्यास किए, लेकिन उसका सामाजिक आधार, उसका संदर्भ क्या है? एक तो उर्दू इसलिए प्रदूषित हो गई, कलंकित हो गई कि उसको इस्तेमाल किया भारत के तोड़ने। तो बहुत सारे भारत भक्त उर्दू को भारत तोड़ने वाली भाषा माने। दूसरा, उर्दू तो भारत की बेटी है, लेकिन उसको पकड़ लिया कुछ मध्यम वर्गीय मुसलमानों ने, लखनऊ के और आगरा के और अलीगढ़ के। तो जो हिंदी का रिश्ता था सगी बहन वाला या जुड़वा बहन वाला, वो रिश्ता टूट गया। अब वो दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखना ही नहीं चाहती। अरे आप तो बहुत उर्दू वाली भाषा बोलते हैं, हम लोग जो भाषा बोलते हैं बनारस में आम जबान जो सार्वजनिक जीवन में है, उसमें कब कुर्सी आ गई, कलम आ गई, खुशबू आ गई, तारीफ आ गई, जलेबी आ गई, पता ही नहीं चलता। अब वो जो दूसरे हैं वो संस्कृत निष्ठ का आग्रह करते हैं, तो कहते हैं हिंदी और उर्दू को जितनी दूर कर सको उतना अच्छा है। इसमें दोनों का नुकसान हो, लेकिन भाषा का और अस्मिता का अगर संबंध नहीं है तो भाषा अनाथ हो जाती है। और अगर भाषा और अस्मिता का संबंध बन गया, जैसे बोडो भाषा है, एकाएक बोडो के बारे में आग्रह शुरू हो गया, मैथिली के बारे में आग्रह शुरू हो गया। अभी मैं दरभंगा गया था तो वहाँ के लोक जीवन की भाषा दरभंगा की मैथिली, लेकिन हिंदी से उनका कोई डर नहीं है। हालांकि पहाड़ी भाषा के जो इस्तेमाल करने वाले वो हिंदी से बहुत डरते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हिंदी फैल रही उत्तर भारत में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू में, कश्मीर में, वैसे वैसे पहाड़ी से लोग अपने बच्चों को दूर हैं। जैसे हिंदी भाषी इलाके में लोग अपनी नई पीढ़ी को अंग्रेजी के साथ जोड़ रहे हैं, मम्मी डैडी को तो हो नहीं पाए, और सारी जिंदगी अंग्रेजी ठीक से न जानने का कष्ट हो, तो अपने बच्चे को हम सजा से नहीं गुजरने देंगे। तो दर्जा ये कि क्या कहते हैं प्ले स्कूल, वहीं पर बच्चों को सिखाया जाता है मम्मी डैडी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अब उसका भविष्य तो सुरक्षित हो गया, लेकिन उसका मस्तिष्क अविकसित रहेगा। अगर मातृभाषाओं में अध्ययन अध्यापन का आनंद हमने नहीं लिया तो फिर हम हमेशा के लिए बौद्धिक दृष्टि से सीमित क्षमता वाले व्यक्ति रहेंगे। और भाषा का और अस्मिता का संबंध ध्यान में रखने की बात है, अनुवाद में भी उसका महत्व। दूसरा, अस्मिता के अलावा अस्मिता तो एक चीज है, राष्ट्रीयता एक दूसरी चीज है। अगर कोई भाषा किसी राष्ट्रीयता के साथ जुड़ गई, फ्रेंच नेशनलिज्म, जर्मन राष्ट्रीयता, हिंदी भारतीय राष्ट्रीयता, फिर उसकी तरक्की में बहुत सारी सुविधाएं हो जाती हैं। आप जानते हैं कि हिंदी के शुरू के जो संस्कार देने वाले पत्रकार थे ज्यादातर गैर हिंदी भाषी, बाबूराव विष्णु पराड़कर एक नाम, इन ऐसे दर्जनों नाम है, खासतौर पर मराठी और बंगाली, जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता की भाषा को गढ़ा। अब आजकल हिंदी वालों के हवाले हो गई हिंदी पत्रकारिता। उसमें हमारे एक मित्र हैं राहुल देव, बड़े पत्रकार हैं जनसत्ता के सभा, तो कहते हैं कि अगर यही नौबत रही तो 15 साल बाद हिंदी में पत्रकारिता करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी के शब्द ही नहीं लाते हैं, अंग्रेजी को रोमन में शीर्षक भी लगा देते हैं। इतने आलसी हो गए हिंदी के पत्रकार, उसकी तुलना में हिंदी पत्रकारिता का संरक्षण जब तक गैर हिंदी भाषाओं के हाथ में था तब तक हम ज्यादा सुरक्षित थे।
अभी पटना, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद वाले ऐसी की तैसी कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता में हिंदी। लेकिन अनुवाद में मीडिया भी एक बड़ा माध्यम रहता है। एक तो लोक आचरण में भाषा, जैसे लालटेन है, लालटेन चल गया, एक पार्टी में चुनाव चिन्ह भी बना जाए, लेकिन लालटेन जैसा शब्द किसी भाषा में नहीं है। वो था अंग्रेजी में लैंटर्न, वो अपने साथ ले आए थे, वो लैंटर्न गांव तक पहुंचते पहुंचते लालटेन हो गए। अब लालटेन ज्यादा प्रामाणिक है लैंटर्न की तुलना में, ये लोग ने उस भाषा को घिसा। वैसे ही मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट शब्द था और मजिस्ट्रेट हर जगह नियुक्त हुआ, और मजिस्ट्रेट जबान पर चढ़ता नहीं। बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों के उन्होंने मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट कहा। राम मनोहर लोहिया ने जो आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अगर भाषा के तौर पर स्वीकार करना है इन शब्दों को, तो हिंदी में जो लोक व्यवहार का पक्ष है, मजिस्ट्रेट मत लिखो, मजिस्ट्रेट लिखो। दूसरा, जो मूल शब्द है उनका अंग्रेजी अनुवाद इतना छा गया है कि हम मूल शब्दों को उनके साथ अन्याय करते हैं। तो जो रूसी के, जर्मन के, फ्रेंच के मूल शब्द हैं उनको उसी तरह से लिखो। तो मॉस्को नहीं है, मस्कोवा है। रूसी भाषा में रूस की राजधानी का नाम है मस्कोवा, अंग्रेजी में वो मॉस्को हो गया। तो हिंदी में मस्कोवा चलेगा कि मॉस्को चलेगा? मॉस्को नहीं चलेगा, मस्कोवा चलेगा, क्योंकि नहीं तो अंग्रेजी तो हिंदी की तरह से आधारशिला बनेगी। हिंदी अंग्रेजी कंधे को बैठेगी, जो अंग्रेजी में चलेगा वो हिंदी में आएगा। ऐसा भी आग्रह किया। तो ये एक संदर्भ है भाषा का, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक। अगर भाषा उपनिवेशवाद के आतंक से गुजरी है तो बहुत क्षत विक्षत है। संस्कृति का बाकी पक्ष क्षत विक्षित होता है। वैसे भारतीय भाषा में अन्य भाषाएं, अभी आपने किसी ने बताया कि अफ्रीकी लेखक नाइजीरिया के हैं, वो कीनिया, उन्होंने थक गए, वो अंग्रेजी पढ़ करके आए, अंग्रेजी में बड़ा उपन्यास लिखा, यशस्वी हुए, थक गए। उन्होंने कहा कि अब मैं अंग्रेजी में लिखूंगा ही नहीं, अगर मुझे अपनी भाषा की सेवा करनी है तो अनुवाद के जरिए नहीं करूंगा, मैं मूल लेखन अंग्रेजी में नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ा संकल्प, ये संकल्प गांधी ने किया, लेकिन वो अंग्रेजी की खिड़की बंद नहीं करते। तो अंग्रेजी में पत्रिका निकालते थे, अंग्रेजी में चिट्ठी पत्री करते थे, लेकिन सार्वजनिक जीवन में अपने भाषा, भारतीय भाषाओं का सदुपयोग करते। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान। तो भाषा का जो संदर्भ है उसमें अस्मिता में योगदान, राष्ट्र निर्माण या राष्ट्रीयता में योगदान, और इतिहास की कहानी। कोई भी भाषा इतिहास निरपेक्ष नहीं होती, लेकिन भाषा अध्ययन के विभागों में रामचंद्र शुक्ल की किताब या इस तरह का हिंदी भाषा का इतिहास ऐसा कुछ पढ़ा तो देते हैं, लेकिन हिंदी वाले कहते हैं कि वो तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट का काम, हम तो इसमें झंझट में क्यों पड़े। नहीं, आपको इस झंझट में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी भाषा उस झंझट का शिकार हुई है। अगर वो किसी कारण से इतिहास में उसको दुर्घटनाग्रस्त किया है तो उसका कारण वो इतिहास है, भाषा नहीं है। उस दुर्घटना का निराकरण करना पड़ेगा। इसी चोट लग गई आपको, हमको दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पैर टूट गया, या तो जिंदगी में लंगड़ा भी चाहिए, या हड्डी के डॉक्टर को दिखाइए और वो हड्डी ठीक करें, जिससे कि हम पूर्वज हो सके। तो अधिकांश भारतीय भाषाएं, अफ्रीकी भाषाएं विदेशवाद की दुर्घटना का शिकार हुई हैं, क्षतिग्रस्त हुई हैं, और एक तरह से वो विकलांग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो एक तरह से दोषपूर्ण हो गए। उस दोष को निर्दोष में बदलना भाषा विज्ञानियों का काम है, साहित्यकारों का काम है, समाज का काम है। एक चौथी बात है, और बहुत दुखद बात है, हर भाषा के अंदर ये प्रवृत्ति होती है, भाषा का साम्राज्यवाद। या तो भाषाएं साम्राज्यवाद की वाहक हैं या साम्राज्यवाद का शिकार है। मैंने बताया कि हिंदी को हम लोग अंग्रेजी की तुलना में, अंग्रेजी भाषा का जो साम्राज्यवाद है उसका शिकार पाते हैं। लेकिन जाने अनजाने हिंदी भी एक तरह की साम्राज्यवाद की, हिंदी का भी अपना एक साम्राज्यवाद है, जो मुंडारी को मालूम होता है, भोजपुरी को मालूम होता है, पहाड़ी को मालूम होता है, हरियाणवी को मालूम होता है। मैं तो ठीक ही बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, तुम जो बोल रहे हो मजाक की भाषा है। हरियाणवी के कुछ वो आते हैं आजकल सोशल मीडिया में, जोकर टाइप हास्य वाले, तो हरियाणवी बोलना शुरू किया, हमने हंसना शुरू कर दिया। हम तो सुरेंद्र शर्मा, हम तो भाई बनारस के हिंदी वाले हैं, तो हमारी हिंदी तो प्रामाणिक है। द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, शिव प्रसाद सिंह, बच्चन सिंह की हिंदी है, उनको तो ये सौभाग्य नहीं मिला। जी नहीं, आपका ये दुर्भाग्य कि आपको भाषा की विविधता का अंदाज नहीं है।
आपको नहीं मालूम है कि हरियाणवी की एक अलग कलम है, एक अलग खूबी है, एक अलग खुशबू है। तो भाषा का जो साम्राज्यवाद है उसके दो पक्ष हैं। या तो हमारी भाषा साम्राज्यवाद का शिकार है, हिंदी में अनुवाद की जो समस्या है वो अमेरिकी भाषा के साम्राज्यवाद की भी समस्या है। उसका पाठक ही नहीं, उसका मुद्रक ही नहीं, उसका लेखक कहाँ करना चाहिए। हम लोग एक रिपोर्ट बना रहे थे, उसका हिंदी और उड़िया में अनुवाद कराना चाहते थे, तो हिंदी का अनुवाद बाजार में कई रेट था, काम चला 50 रुपया पेज और अच्छा 250 रुपया पेज। अब उन्होंने कहा काम चलाओ से ही काम चला, पहले छापना ही नहीं चाहते थे, क्या जरूरत है हिंदी छापने की, आपको नहीं जरूरत, हमको जरूरत, हम इसलिए के मेंबर हैं, हमारी बात अपनी बजट कौन करे, हम तक करने वाले हैं, आपको बजट बनाना पड़ेगा, बजट पहले से था नहीं। तो भाषा का साम्राज्यवाद हिंदी में अनुवाद के भविष्य को तब तक परछाई में रखेगा जब तक उसके बारे में सजग न हो। सजग होने का मतलब अंग्रेजी हटाने का नहीं है, अंग्रेजी का बहिष्कार करने का नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के कारण जो अवरोध हुआ, जैसे घर में लड़के और लड़की के बीच में फर्क हो जाता है, लड़की ज्यादा तेज है पढ़ने में, लेकिन बुढ़ापे का सहारा तो लड़का है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फीस देकर के मेडिकल उसको पढ़ाएंगे, इंजीनियर उसको बनाएंगे, मैंने उसको पढ़ाएंगे, और लड़की से कहेंगे होम साइंस पढ़ो, तो हो सके तो हिंदी कर लो, सोशियोलॉजी कर लो, तुम्हारी शादी कर लो। ऐसा जो भेदभाव होता है समाज द्वारा, वो भाषा के साम्राज्यवाद के कारण एक काम चलाओ जो भाषा है, सत्ता की जो भाषा है, उसको हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। कभी पर्शियन थी, अंग्रेजी हमेशा सत्ता की भाषा नहीं थी। अंग्रेजों के राज परिवारों में जो आपस की बोलचाल की भाषा थी, जैसे भारत के उच्च वर्ग में आपस की बोलचाल की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। माय डियर हाउ आर यू, आई लव यू, यू लव मी। हिंदी, बंगाली, तमिल, तो आपको कहा तो बड़ा शौनिस्ट है, तो बड़ा भाषावादी है। वैसे फ्रांस के भाषा थी फ्रेंच, लेकिन अंग्रेजी राज परिवारों में लंदन का जो विशिष्ट वर्ग था, अभिजात वर्ग था, वो फ्रेंच बोला करता था। वो थी कुलीन वर्ग की भाषा, जैसे भारतीय कुलीन वर्ग की भाषा अंग्रेजी आजकल हमेशा नहीं रहेगी, कभी फ्रेंच थी, कभी दक्षिण भारत में फ्रेंच थी टीपू सुल्तान के जमाने में, और फारसी थी अंग्रेजों के आने के पहले। फिर एक फारसी पलट गई, उसकी दुर्गत हो गई। फारसी पढ़ने वाले, संस्कृत पढ़ने वाले दुर्गारण ने पढ़े फारसी, बेचे थे, फिर मुहावरा बन गया भाषा को लेकर। बुद्ध की भाषा न संस्कृत थी न अंग्रेजी थी, बुद्ध की भाषा तो पाली थी। पाली कहाँ है आज? बौद्ध विश्वविद्यालय, बौद्ध अध्ययन केंद्रों में भी पाली का नाम लेवा पर नहीं बचा। हाँ, यूपीएससी में अगर एग्जाम में नंबर पाना हो तो पाली का पर्चा ले लीजिए, छोटा सा कोर्स है, ढेर सारे नंबर मिलेगा। इस तरह की विकृतियां हैं जो भाषा के साम्राज्यवाद का परिणाम। ये 4 बातें हैं जो अनुवाद की चुनौतियों के संदर्भ में हर विधा में है, साहित्य में है, इतिहास में है, अर्थशास्त्र में, लेकिन समाज विज्ञान में भी है। अब 3 बातें जो समाज विज्ञान में हैं अनुवाद की समस्या के तौर पर, वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, फिर उनको सवाल जवाब करता हूँ। पहला, समाज विज्ञान में मोटे तौर पर मेरी जानकारी राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र, थोड़ी इतिहास की है। समाज विज्ञान में विमर्श की बड़ी समस्या है, डिस्कोर्स। एक विमर्श चलता है, फिर वो चुनौती पाता है, फिर दूसरा विमर्श शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ कई उपागम, कई माध्यम, कई विधियां एक ही सत्य को उद्घाटित करने के लिए अपने हैं। इसलिए जो प्रभुत्व वाला, जो प्रबल विमर्श पक्ष है, उसकी किताबें तो लोकप्रिय होती हैं। जब तक उसको अनुवाद करिए 10 साल, 12 साल, 15 साल अनुवाद में छप के आई, तब तक विमर्श बदल गया। तो कभी एक जमाना था 60 के दशक में, जब मार्क्सवाद का बहुत आकर्षण था, तो मार्क्स की किताबें अनुवाद होने शुरू हो गई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुवाद विभाग था, उन्होंने कई किताबें छापी, वैसी किताबें भी छापी 70 के दशक में, 80 के दशक में, पूरा विभाग था। लेकिन जब तक वो किताबें आवे बाजार में, तब तक मार्क्सवाद बासी हो गया। और उसको छाप कर रख लिया, न कोई पढ़ने वाला न पढ़ाने वाला। मार्क्सवादी ही बदल गए बंगाल में। अब तो बंगाल के हैं, कहाँ में बंगाल रहा, क्या हुआ बंगाल में?
बदल गए, आगे चले गए तृणमूल में, बंगाली राष्ट्रीयता में होकर आगे चले गए हिंदुत्व में। ऐसे ही मार्क्सवाद के अलावा ऐसे और भी उदाहरण हैं। तो हमारे समाजशास्त्री हुए सी राइट मिल्स, उन्होंने इस विमर्श के संकट के बारे में बहुत मजेदार किताब लिखी है, जो बहुत लोकप्रिय अभी तक 80 वर्ष पहले लिखा था, 60 के दशक में। सी राइट मिल्स लिखा सोशलॉजिकल इमेजिनेशन, समाजवादी कल्पना संसार। उसमें उन्होंने एक ही प्रसंग में जो प्रामाणिक शास्त्रीय भाषा इस्तेमाल की जाती है समाजशास्त्र में और जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल द्वारा इस्तेमाल किया, दोनों का उदाहरण दिया। एक में एक पेज का पाठ दिया, इसमें पूरा पेज 3 या 4 वाक्य में भर गया, और दूसरे में उन्होंने सहज भाषा में लिखी गई बात लिखी और कहा बताओ इसमें से कौन सा ज्यादा आकर्षक रहेगा, सहज भाषा वाली। इसीलिए कभी कभी पत्रकारों का लिखा विवरण ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है। जैसे एक पत्रकार है ना साइना, उन्होंने किसानों की भूख और आत्महत्या पर विवरण लिखे हिंदू अखबार में, और कुछ लोगों का ये धंधा रहा है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वालों का, पॉवर्टी इकोनॉमिक्स वालों का, इस पर काम करे। ये उनकी लिखी किताबें खुद पढ़े या खुदा पढ़े, कहीं तो उल्टी ही नहीं है। और साईनाथ की किताब एवरीवन लाइक्स ए गुड ड्राउट, एयरपोर्ट से लेके बस अड्डे तक बिकती है, हिंदी में उसका अनुवाद करना पड़ता है। ऐसे हमारे एक मित्र इतिहासकार, उन्होंने गांधी और जाति के विमर्श पर काम किया, अंग्रेजी में किया, वो मराठी हैं। उनके प्रकाशक ने कहा साहब ये बात तो इस समय हिंदी में आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी इलाके में जाति का विमर्श बहुत प्रबल हो गया, पोस्ट मॉडर्न हिंदी इलाके में। तो मराठी की लिखी किताब अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद हुई, ऐसा भी होता है। लेकिन उसमें आपकी ये क्षमता होनी चाहिए कि आप कठिन बातों को सरल भाषा में रख सकें। ये अनुवादक कोई आजादी तो है नहीं, जो किताब है उसी का अनुवाद करना है। अगर कठिन भाषा में है तो लेखक जाने और पाठक जाने, हमको तो अनुवाद करना है। ये भी एक संकट रहा है, विमर्श की बहुलता या विमर्श की परिवर्तनशीलता। दूसरी समस्या है कि समाज विज्ञानों में अपना एक अलग जाति प्रबंधन है। जाति व्यवस्था में है ना कि ऊंची जाति नीची जाति, तो हम कहाँ नीची पता नहीं चलता, ये मान्यता चल निकली है। तो कुछ लोगों का प्रवेश मंदिर के गर्भगृह तक है और कुछ लोगों को मंदिर के अंदर भी नहीं आने दिया जाएगा। ऐसी समाज विज्ञानों की अपनी श्रेष्ठता और हीनता की एक व्यवस्था है। औपनिवेशिक देशों में प्रशासन तंत्र का महत्व, स्वाधीनोत्तर देशों में अर्थशास्त्र का महत्व ज्यादा है। ये जो योजना आयोग है और नीति आयोग हो गया, उसमें कोई जितने भी सदस्य हैं ज्यादातर अर्थशास्त्र, बाकी विषयों का महत्व नहीं है। जो वही नहीं महत्व है प्रशासन में, शासन में, नीति निर्माण में, तो फिर बाकी काम चला हो गया। एक बार मैं सम्मेलन में था समाजशास्त्रियों के रांची में, झारखंड राज्य नया बना था। ऐसा होता है कि उद्घाटन तो तभी सफल होगा जब मंत्री मुख्यमंत्री आते, मंत्री को उन्होंने पकड़ लिया और मंत्री बड़ा डरा हुआ था। कहा साहब आप जितने यहाँ बैठे हुए सब PhD हैं, मैं तो एमए के आगे एक घंटा भी नहीं पढ़ सका, मैं करते करते थक गया। मेरा सौभाग्य कि फिर मैं विधायक बना, मंत्री बन गया। मेरा अत्यंत परम सौभाग्य कि आपने अपने सम्मेलन के उद्घाटन के लिए हमको लायक समझा। हालांकि मैं जानता हूँ मैं जो कहूँगा आपको कुछ भी काम का नहीं रहेगा, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम जो शासन में लोग हैं, हम लोग आप लोगों को राय बहादुर करते हैं। मेरी राय में ऐसा होना चाहिए, मेरी राय में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमेशा यही करते हैं, क्या होना चाहिए नहीं बताते हैं। दूसरा, हमारी सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है। शुरू का 6 महीना समझने में लगता है, आखिरी का 6 महीना हमारी कोई सुनता ही नहीं, चुनाव होगा रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं। तो 4 साल में हमारी सरकार को बहुत कुछ करना है, आसमान के तारे तोड़ के लाने हैं, लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना है। और आपको कोई भी प्रोजेक्ट दे तो 4 साल तो आप कम से कम लगाते हैं। तो हमारे किस काम का आप आते हैं? जब तक आपको हमने ग्रांट दिया, आपने अध्ययन किया, विश्लेषण किया, विवरण लिखा, तब तो हमारी सरकार चली। तो हमने बताया एक हमारे के विद्यार्थी थे चुनाव आयोग में, वहाँ एक चुनाव आयोग के क्या कहते हैं प्रमुख चुनाव
आयु TN स्टेशन। वो जब आए पहले दिन तो उन्होंने प्रवेश किया चुनाव आयोग के मुख्यालय में, देखा चारों तरफ अलमारियाँ ही अलमारियाँ हैं, उसमें रिपोर्ट भरी हुई है। पूछा ये क्या है? कहा सर ये सब 1952 से लेकर अब तक जितने चुनाव हैं इनके अध्ययन है और विश्लेषण है। तो क्या होता है इसका? बस सब अलमारी में रखा रहता है, जब किसी जरूरत है तो खोल खा लेते हैं। तुमने कभी कोई किताब इसमें से देखी, कोई रिपोर्ट? नहीं सर। तो कल ये सब खाली रहना चाहिए, हमको इन रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। ये दृष्टिकोण है समाज विज्ञान के बारे में कि अर्थशास्त्र को छोड़ करके बाकी सभी शास्त्र हाशिए पर हैं और उनका कोई बहुत व्यावहारिक महत्व है। ये जो एक अंदरूनी जाति प्रथा है समाज विज्ञान में, ये भी अनुवाद की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अगर अर्थशास्त्र की किताब है तो उसका अनुवाद करना आसान और जरूरी माना जाता है। अगर मानव शास्त्र की किताब है, मनोविज्ञान की किताब है, राजनीति शास्त्र की किताब है तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। तो जो विज्ञान अनुवाद का जो अपना अर्थशास्त्र है, जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कुलपति, हर काम के लिए उसके पास पैसा था, लेकिन अनुवाद विभाग को सशक्त करने के लिए पैसा नहीं था। मौजूदा कुलपति से मैं निवेदन करूंगा, अगर अपना नाम उस सूची में से निकालना चाहती हैं इस विभाग का संरक्षण पोषण करिए। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, आप कभी वक्त निकाल करके एक आदमी पोस्टर इसका भी लगा दीजिए। जैसे बराक हॉस्टल में लड़के लड़कियों को कमरा दो के पोस्टर लगे हुए हैं, वैसे कभी एक पोस्टर भी लग जाए कि अनुवाद विभाग के लड़के लड़कियों के बारे में वक्त निकालिए, समीक्षा करिए और अपने पैसे से सम्मेलन करिए। अनुवाद के काम में जो लगे हैं वो पुल बनाना है। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनमें पुल नहीं है, उनमें आना जाना कितना कठिन है। ऐसे हर भाषा का अपना एक विराट संसार है। अगर अनुवादक न हो तो इन भाषाओं का दूसरी भाषाओं के साथ संपर्क खत्म होगा। बहुत कठिन और बहुत जरूरी काम है अनुवाद करना। और भारत जैसे बहुउद्देशीय राष्ट्र में अनुवाद हमारी प्राणवायु है, लाइफ लाइन है। एक और बात है जो आखिरी बात है, वो ये कि समाज, शिक्षा व्यवस्था और समाज विज्ञान ये एक त्रिकोण है। इस त्रिकोण में समाज और शिक्षा और समाज विज्ञान का एक खास रिश्ता है। वो समाज आगे बढ़ेगा जो समाज विज्ञान का पोषण करता है, क्योंकि समाज विज्ञान समाज के नियमों का उद्घाटन करता है। समाज विज्ञान समाज की समस्याओं और समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। समाज विज्ञान समाज को सत्य का साक्षात्कार कराता है। अगर समाज वैज्ञानिक नहीं होते, खासतौर पर इतिहासकार, तो हमने अपनी स्त्रियों की कितनी दुर्दशा की है इसकी कहानी तो नहीं होती। अनादिकाल से लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, पार्वती, हर देवता से देवी प्रबल, शंकर, हम तो बनारस के हैं, शंकर जी द्वारा करिए तो महाबली, लेकिन शंकर जी जिस एक से बहुत घबराते थे वो उनकी पत्नी थी। उनके आगे फिर शंकर जी कोई दावा नहीं करते। ये तो देवी देवताओं का संस्कार है, लेकिन वास्तविकता में इसकी समाज की जो स्थिति है, पहली बार 1974 में एक आयोग बना, इसने एक रिपोर्ट निकाली टुवर्ड्स इक्वलिटी, समानता की ओर। तो किस तरह से भारतीय स्त्री शनय शनय समानता की ओर बढ़ रही है। लेकिन हर साल एक रिपोर्ट निकलती है, क्राइम रजिस्टर है, उसमें रहता है पिछले साल भर में भारतीय लोगों ने क्या क्या अपराध किए, बच्चों के, बूढ़ों के, स्त्रियों के, दलितों के, आदिवासियों के। और उसको पढ़िए तो हर साल और जगह तो उलटफेर होता है, लेकिन स्त्रियों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ तो कानून सुधरे हैं, रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन कुछ प्रवृत्ति भी बढ़ी है। तो समाज, शिक्षा और समाज विज्ञान का जो संबंध है, उसमें भारत में इस बारे में कोई बहस नहीं है कि भारत में समाज विज्ञान एक हेय विषय वस्तु है। अभी किसी ने कहा कि वो BSc करके फिर सोशल, जब आपसे गणित नहीं समझे, आपसे भौतिकी नहीं समझे, आपसे इन सब चीजों का भूत आपको डराने लगे तो आपको शरण कहाँ मिलती है। जो हर धर्म के आतंकित लोग को शरण भारत में मिलती है, पारसी, यहूदी, बहाई, मुसलमान, हिंदू, बौद्ध, जैन, वैसे समाज विज्ञान में इन सब को शरण मिलती है। मैं केमिस्ट्री में 2 बार फेल हो गया। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, केमिस्ट्री न पढ़ने से मैं
मूर्खा दिराज तो कहलाऊंगा नहीं, मैं कुछ और पढ़ूंगा। तो हमने पूछना शुरू किया क्या पढ़े, क्या पढ़े, तो कहा सोशियोलॉजी पढ़ो, तो तुम सोशल एक्शन में हो, सोशल मूवमेंट में हो, सोशल चेंज के वाहक भी हो और उसके विश्लेषण की जरूरत है। समाजशास्त्र ने हमको एक नया जीवन दिया। ऐसे बहुत सारे लोग। तो हमारे शिक्षा व्यवस्था में कहते हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें संस्कृति, दर्शन, साहित्य का क्षेत्र थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाएंगे। क्या करेंगे ये जाने, लेकिन अगर वो होगा तो शुभ होगा, और अगर वो नहीं होगा तो समाज विज्ञान को जो हम उपेक्षित विषय सूची में रखते हैं, तो अनुवाद के लिए जो साधन है, अनुवाद का जो अवसर है, अनुवाद की जो प्रक्रिया है, उसमें भी वो उपेक्षित है। तो ये 3 विशेष समस्याएं हैं समाज विज्ञानों के अनुवाद की दुनिया में। नंबर 1, विमर्श की बहुलता और अस्थिरता। नंबर 2, समाज विज्ञानों का अपना ऊंच नीच का रिश्ता। और नंबर 3, समाज, शिक्षा व्यवस्था और समाज विज्ञान के त्रिकोण में समाज विज्ञान का स्थान। जो समाज विज्ञानों में ऊंच नीच का मामला है